हेलो। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सारे के सारे बच्चे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स मैन। मैं उम्मीद करता हूं आप सारे के सारे बच्चे एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे साथ में अपनी मंजिल को पाने के लिए एकदम व्यस्त होंगे। तो ये जो सिलसिला है, ये जो कड़ी है, इसके अंदर एक और लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 मैं आपके लिए लेके आया हूं। और दिस इज चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर्स। इसके जो पहले 2 लेक्चर्स हैं उसमें हमने डायमेंशंस को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करी है। वो सारी इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज मैंने लिस्ट आउट करने की कोशिश करी है जिनके ऊपर पॉसिबली डायमेंशंस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो एक छोटा सा होमवर्क आपको मैंने दिया था कि जितनी भी क्वांटिटीज की डायमेंशंस मैंने आपको डिराइव करवाई है, एक तो खुद से आपको डिराइव करनी है और दूसरा एक लिस्ट बना के अपनी स्टडी टेबल के ऊपर उसको चिपका लेना है, ताकि आप बार बार देखते रहोगे तो वो डायमेंशंस आपको याद हो जाएंगी। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर हमने जो हथियार इकट्ठे करे हैं आज हम उनको चलाना सीखेंगे। आज अपन देखेंगे डायमेंशंस की एक्चुअल में एप्लीकेशन क्या है फिजिक्स के अंदर, कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, सवालों के थ्रू किस तरीके से डायमेंशंस को और बेहतर तरीके से जाना जा सकता है। तो आज का एजेंडा क्या रहेगा हमारे लेक्चर का। आज हम सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड, वो इस लॉ के थ्रू या इस प्रिंसिपल के थ्रू ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। एप्लीकेशंस देखेंगे अपन इस प्रिंसिपल की, यानी कि डायमेंशंस की, यूनिट कन्वर्जन करना सीखेंगे, ऐसे ढेर सारी एप्लीकेशंस है, ठीक है ना। और मेनली आज का जो लेक्चर है ना, वो एग्जांपल्स के थ्रू बात करेगा आपसे, मतलब एग्जांपल्स के थ्रू अपन चीजों को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर कोई पूछे कि सर लेक्चर 1, 2 और 3 में से सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर कौन सा है, तो लेक्चर 3 इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अमॉन्ग लेक्चर अमॉन्ग दीज 3 लेक्चर्स। तो ये एक मैं पहले से ही आपको वार्निंग दे देता हूं कि आज का लेक्चर आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना है और पूरे ध्यान से देखना है, क्योंकि आज आप डायमेंशंस के पॉसिबली जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं नीट और जेई के अंदर, उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनको सीखोगे मेरे साथ साथ, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि सर कंपटीशन बढ़ गया, हम तो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भाई हमारा तो सिलेक्शन हो ही जाए। हमारे फिजिक्स के अंदर नीट की बात करें तो 180 आउट ऑफ 180 आ ही जाए, जेई की बात करें तो 99 परसेंटाइल आ ही जाए। ये सिर्फ लेक्चर्स देखने से नहीं होगा, आपको बहुत सारे और काम भी करने पड़ेंगे। एक डिसिप्लिन डेवलप करना पड़ेगा, है ना। आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, आपको डीपीपी सॉल्व करनी पड़ेगी, ढेर सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आपको डाउट्स आएंगे तो जिस भी मेंटोर या जिस भी टीचर से आप सीख रहे हो उससे एक कनेक्शन का जरिया होना चाहिए, ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको। आपको टेस्ट देने होंगे, आपको बहुत सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। इनमें से यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जा सकते हैं, जो कि मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें बच्चों को एक सीक्वेंस के अंदर, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल के अंदर मिल जाएगी इस वेबसाइट के ऊपर, जो कि मैंने खुद अपने हाथों से डिजाइन करी है, www.physicsman.in। तो इफ यू वांट कि आपका सिलेक्शन हो, आप चाहते हो कि आप पूरी तरीके से मुझ पे डिपेंडेंट होकर पढ़ाई करो, तो फिर मेरे पूरे मेथड को आपको यूज करना है, हमारे इस वेबसाइट को आपको जरूर विजिट करना है, ठीक है। तो इस वेबसाइट को एक बार विजिट कर लेना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो कि बच्चों को काफी कंफ्यूज कर देती है। डायमेंशंस ऑफ चेंज, डिफरेंशियल्स एंड इंटीग्रल्स। अब हम इन तीनों को पढ़ चुके हैं। देखो, चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, अपन फिजिक्स में चेंज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है एक्स, ठीक है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो चेंज का मतलब क्या होगा, चेंज को हम लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे चेंज को, नॉर्मली फिजिक्स के अंदर लिखा जाता है डेल्टा एक्स, ये लिखा जाता है फिजिक्स में। चेंज को क्या लिखा जाता है, डेल्टा एक्स लिखा जाता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ऐसे भी लिखा जा सकता है।
तो कोई पूछे कि बताओ इस डेल्टा एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देखो यार कि आप इस फिजिकल क्वांटिटी की एक वैल्यू में से इसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी वैल्यू को घटा रहे हो। फिजिकल क्वांटिटी तो आपकी सेम है इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर, यानी कि अगर डायमेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो एज इट इज जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला था, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, एज इट इज वो का वो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका डेल्टा x का भी हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला इज रिलेटेड टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज सेम हियर, वो नहीं बदल रही। अगर वो बदल जाती तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते, अभी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये तो बात हो गई चेंज की, ये तो बात हो गई किसकी, चेंज की, ठीक है। अब अपन बात करते हैं डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल के केस में क्या होता है, हमने तो डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। तो डिफरेंशियल यानी कि अगर मान लो एक क्वांटिटी है x, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, ये है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक क्वांटिटी है y जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m टू द पावर p, l टू द पावर q और t टू द पावर r, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। एक और फिजिकल क्वांटिटी है y इसका। अब देखना, नोटिस करना, अगर आपसे पूछा जाए कि इनका डिफरेंशियल को अपन कैसे लिखते हैं नॉर्मली, हम लोग डिफरेंशियल को लिखते हैं नॉर्मली dy डिवाइडेड बाय dx, dy डिवाइडेड बाय dx। बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा। अब ये आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होगा, अब बच्चे घबरा जाते हैं कि यार यहां तो डिफरेंशिएशन आ गया। ये मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, dy का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन y, और dx का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन x। तो dy अपॉन dx का मतलब क्या हुआ, dy का मतलब है स्मॉल चेंज इन y, और चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी के ही इक्विवेलेंट होता है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, dy का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m टू द पावर p, l टू द पावर q, t टू द पावर r, और dx का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। और आप इसको फिर आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, m की पावर p माइनस a मिल जाएगा, l की पावर q माइनस b मिल जाएगा, और t की पावर r माइनस c मिल जाएगा। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंदर, आप आसानी से ये कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। डबल डिफरेंशिएशन की बात करी जाए, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन, इसके बारे में भी मैंने बताया था, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या होता है, हम डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ऐसे लिखा जाता है इसको, ऐसे लिखा जाता है इसको, डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। हम डिफरेंशिएशन का दोबारा से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब नोटिस करना, डी ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ कि इसका स्मॉल चेंज, इसका स्मॉल चेंज। तो इसका जो स्मॉल चेंज है उसकी डायमेंशन और इसकी खुद की डायमेंशन ये तो सेम रहेगी, ये तो सेम रहेगी। तो dy बाई डी एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था, हमने निकाला था m टू द पावर p, l टू द पावर q एंड t टू द पावर r डिवाइडेड बाय m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, ये निकाला था हमने, ठीक है ना। हम उसी का तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं दोबारा। जैसे यहां पे y का डिफरेंशिएशन किया था x के रेस्पेक्ट में, तो ऊपर किसकी डायमेंशन थी, y की। यहां पर किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स का, तो ऊपर किसकी डायमेंशन आएंगी, पूरे dy बाई डी एक्स की आ जाएगी, और नीचे नीचे dx की डायमेंशन आ जाएंगी। dx की डायमेंशन क्या है, m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c। तो ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा,
अल्टीमेटली आ जाएगा m टू द पावर p l टू द पावर q एंड t टू द पावर r डिवाइडेड बाय, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये भी नीचे है और ये भी नीचे रखा हुआ है, तो ये हो जाएगा m की पावर 2a l की पावर 2b एंड t की पावर 2c। ओवरऑल आप क्या लिख सकते हो इसको, ओवरऑल आप ऐसे लिख सकते हो m की पावर p माइनस 2a l की पावर q माइनस 2b एंड t की पावर r माइनस 2c। ऐसे आप इसको लिख सकते हो, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो डिफरेंशिएशन से घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। डिफरेंशिएशन का मतलब सिर्फ चेंज डिवाइडेड बाय चेंज होता है, और चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज किसके इक्वल होता है, फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको कि बताओ, मैंने कहा आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, मैंने कहा कि बताओ डी स्क्वायर p डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर p डिवाइडेड बाय dt स्क्वायर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर p है मोमेंटम, यहां पर p क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको पता है, और t यहां पर टाइम है, t यहां पर टाइम है। तो अभी अभी हमने देखा था कि जब भी आप डबल डिफरेंशिएशन करते हो तो अल्टीमेटली क्या आ जाता है, देखो यहां पर y है तो इधर y का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया, और यहां पर dx स्क्वायर है, मतलब जो भी नीचे क्वांटिटी है उसका आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, या फिर डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर हमसे इसका डायमेंशनल पूछा गया, पता इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। ऊपर तो आएगा मोमेंटम का, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस 1, ये मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और नीचे है dt स्क्वायर, जो भी नीचे क्वांटिटी है उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो टाइम का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने t का क्या कर दिया यहां पर, स्क्वायर कर दिया। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 l1 और ये ऊपर चला जाएगा -2, तो टोटल पावर हो जाएगी -3। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इसका। कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। जनरल अगर फॉर्मूला बनाए अपन, जनरल अगर फॉर्मूला बनाए तो d की पावर n ऑफ y डिवाइडेड बाय dx की पावर n, ये nth डेरिवेटिव है। अब ये मैथ्स वालों के काम आएगा, बायो में इतने डेप्थ तक नहीं जाएगा कोई भी, बट फिर भी अब तो हमने सीख ही लिया है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा y का डायमेंशनल फॉर्मूला, y का डायमेंशनल फॉर्मूला मतलब m की पावर p l की पावर q और t की पावर r डिवाइडेड बाय x के डायमेंशनल फॉर्मूला की पावर n, तो ये हो जाएगा m की पावर n a l की पावर n b और t की पावर n c। और फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m की पावर p माइनस एन ए, l की पावर q माइनस एन बी और t की पावर r माइनस एन सी। बोलो अब इससे आगे तो क्या ही जाएगा कोई। आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट निकाल सकते हो। तो कोई घबराने की आवश्यकता बची नहीं यहां पर, इतना आसानी से हम इनका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चेंज का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता पड़ गया कि डेल्टा एक्स का या dx का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डिफरेंशियल के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली बात कर ली, हालांकि जरूरत थी नहीं, बट ठीक है। और अब अपन बात करते हैं इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। मैं यहां पर एक पेज और ऐड कर लेता हूं, मैंने लिया नहीं था पेज। ठीक है, एक पेज अपन और ले लेते हैं यहां पर। तो अब इंटीग्रल के बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है, तो इंटीग्रल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने लिखा यहां पर इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक क्वांटिटी है x, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या दे रखा है मैंने, m की पावर a l की पावर b और t की पावर c दे रखा है। और एक क्वांटिटी है y, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने क्या दे रखा है, m की पावर p l की पावर q और t की पावर r, ये दे रखा है। अब आपसे पूछा जाए
कि इंटीग्रल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इंटीग्रल को अपन कैसे लिखते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, और हम y का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब तो हमें पता ही है कि dx का डायमेंशनल फॉर्मूला और x का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, और उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, y से। तो अगर डायमेंशनली इसको एनालाइज करा जाए तो बहुत सिंपल है, y का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है m की पावर p, l की पावर q और t की पावर r, कोई दिक्कत ही नहीं है। और dx का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो x के ही इक्वल हो जाएगा, मतलब m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। ओवरऑल जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका m की पावर p प्लस a, l की पावर q प्लस b और t की पावर r प्लस c। ये तो और भी आसान निकला, ये तो और भी आसान निकला। दिखने में बड़ा ऐसा अजीब सा लगता है, बट कितना आसान है ये आप यहां पर देख सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा आपको कि बताओ, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, अब आपको देखना डराने की कोशिश करेंगे वो, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, उसको ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds। ठीक है, यहां पर E क्या है, यहां पर E इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आई होप आपको पता होगा। ये हमारी उस लिस्ट में था जो कि मैंने आपको याद करने के लिए कहा था। ठीक है, और यहां पर S क्या है, यहां पर S है एरिया, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबको पता ही होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो फिलहाल तो मैं बता देता हूं, ये होता है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, यानी कि ये आता है m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1, ये आता है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, m1 l1 t माइनस 2 ये होता है फोर्स, और फोर्स को आपको चार्ज से डिवाइड करना है, मतलब एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम से डिवाइड करना है। तो उसी को सॉल्व करोगे तो मुंह जबानी आप निकाल सकते हो, m1 l1 t माइनस 3 a माइनस 1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सबको पता ही है, कितना होता है l स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, है ना, ऐसे आपको डराने की कोशिश करी जाएगी कि बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। अब बच्चे डर भी जाएंगे, ठीक है, बताओ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बच्चे डर भी जाएंगे, बच्चे सोचेंगे यार पता नहीं क्या ही होगा, यहाँ तो इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है। लेकिन जिसने अपनी ये वाली क्लास अटेंड कर रखी है उसको कोई डर नहीं है, उसको पता है यहाँ पर करना क्या है, उसको सिंपली पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फाई का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 3 और a माइनस 1। ठीक है, और एरिया, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, l स्क्वायर, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा l स्क्वायर। ठीक है, और इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका m1, l की पावर टोटल हो जाएगी 3, t की पावर हो जाएगी माइनस 3 और a की पावर हो जाएगी माइनस 1। ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। इंटीग्रेशन सिर्फ आपको डराने के लिए दिया गया था, आपको इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन ऑफ चेंज, डिफरेंशियल और इंटीग्रल। अब बताओ, हमने सारी फिजिकल क्वांटिटीज लिस्ट आउट कर ली, हमने उनके डिफरेंशिएशन, उनके चेंज, उनके इंटीग्रेशन, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला फिगर आउट कर लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है, अब डायमेंशंस के नाम पर हमें नहीं डराया जा सकता। अब अपन तैयार हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत आसान है। क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? सिंपली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि डायमेंशंस, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ अ गिवन, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ
थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में बात करता है ये, ठीक है ना, थोड़ा नेगेटिव टर्म्स में बात करता है। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज नॉट सेम इन एन इक्वेशन। मान लो कोई इक्वेशन आपको दे रखी है और आपने देखा कि उस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं उन सब टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है। मैंने बताया था नेगेटिव टर्म्स में बात करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? दैट इंप्लाइज अगर ऐसा है, दैट इंप्लाइज दैट इक्वेशन इज रॉन्ग। इसका मतलब इक्वेशन क्या है? आपकी गलत है, इनवैलिड है। इक्वेशन क्या है? आपकी रॉन्ग है या इनवैलिड है। सर टर्म का मतलब क्या होता है? टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, टर्म का मतलब होता है, जब भी आप किसी इक्वेशन के अंदर टर्म ढूंढने जाओगे तो टर्म का मतलब होता है समथिंग विच इज सेपरेटेड बाय प्लस माइनस और इक्वल्स टू साइन। अगर इन तीन के द्वारा कोई चीज सेपरेट हो रही है, इसका मतलब वो क्या कहलाएगी? टर्म कहलाएगी। नहीं पता होता ये बच्चों को, बच्चे सिर्फ अंधेरे में तीर मारते हैं। बच्चों को लगता है कि तो बहुत आसान है, हमारी कोचिंग में सिखा दिया। उनको फंडामेंटल चीजें नहीं पता। अच्छा सर, नेगेटिव सेंस के अंदर तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया कि अगर मान लो हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है तो इक्वेशन जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, एकदम क्लियर कट हो गया। अगर इसको पॉजिटिव सेंस में अपन बोलते, ठीक है ना, अपन बोलते कि अपन ये कहते कि डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म इज सेम इन एन इक्वेशन। मान लो ऐसा हो जाता। अब आपको कारण समझ में आएगा कि मैं पॉजिटिव टर्म्स में बात क्यों नहीं कर रहा था। अगर ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका उल्टा हो गया? नहीं, इसीलिए मैंने इसको अलग से बताया। इसका मतलब ये हो गया दैट इंप्लाइज दैट इक्वेशन इज, ये क्या इंप्लाई कर रहा है? इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बेटा ध्यान रखना, इस वर्ड पे ध्यान देखना। इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन क्या है आपकी? डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशन के नजरिए से करेक्ट है। असली में करेक्ट है या नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, फिजिक्स के नजरिए से, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स के नजरिए से देखा जाए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू फिजिक्स इट इज करेक्ट और नॉट, वी कैन नॉट से। हम नहीं कह सकते कि भाई साहब ये फिजिक्स की दृष्टि से करेक्ट होगी या नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक स्टेटमेंट आता है कि इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, फिर चार ऑप्शन दिए जाते हैं आपको। इट इज करेक्ट, इट माइट बी करेक्ट, इट इज नॉट करेक्ट। तो वो जो माइट वाला ऑप्शन है ना, वो आपको टिक करना है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है वो करेक्ट हो सकता है वो ना भी हो। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने इसका एग्जांपल लिया, ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहां पर ले रहा हूं और उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया यहां पर, ठीक है, मैंने लिया S इज इक्वल टू UT
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर u वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है और s डिस्प्लेसमेंट है। ये इक्वेशन हमको दे रखी है। तो इसके अंदर हमने देखा 3 टर्म्स नजर आ रही है हमको। कितनी टर्म्स नजर आ रही है? 3। ये आपकी पहली टर्म है, ठीक है, क्योंकि ये और ये बराबर के साइन से क्या हो रखे हैं, सेपरेट हो रखे हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल, ठीक है। ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, क्योंकि ये और ये प्लस के साइन के द्वारा सेपरेटेड है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? u का मतलब हो जाएगा L1 t-1 वेलोसिटी, और टाइम का मतलब हो जाएगा t। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा? t से t-1 कट जाएगा, यहां पर भी कितना आ जाएगा? L आ जाएगा, यहां पर भी L आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया आपका a t², ठीक है। हाफ तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो ये आपकी थर्ड टर्म हो गई, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई, ठीक है, ये आपकी थर्ड टर्म हो गई, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, हाफ का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, a का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L1 t-2 होता है, और इसको t² से अपनों ने मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली ये भी कितना आ जाएगा? L आ जाएगा, अल्टीमेटली ये भी कितना आ जाएगा? L आ जाएगा। तो हमने देखा इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? सेम है, तीनों का इसका भी L है, इस वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L है, इस वाली टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला भी L है। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है। हाँ, हमें पता है कि फिजिक्स की दृष्टि से भी करेक्ट है, इट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, बट अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना कह सकते हैं दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो ये ना दिया जाता, इसकी जगह ऐसा दे दिया जाता, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 2, अगर ऐसा दे दिया जाता कि s इज इक्वल टू हाफ ut प्लस at², अगर ऐसा दे दिया जाता तो डायमेंशनली तो ये भी करेक्ट होती, डायमेंशनली तो ये वाली इक्वेशन भी करेक्ट होती। आप निकालते तो यहां पर भी आप देखते कि यार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है L, ठीक है। ये जो सेकंड टर्म है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आता कितना? वही L आता, ठीक है, निकाल के देख लेना आप। और इसका थर्ड टर्म जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? ये भी घूम फिर के कितना निकल के आ जाता? L आ जाता। तो होने में तो ये भी करेक्ट है, बट हमें पता है यार ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, ये गलत है, फिजिक्स की दृष्टि से गलत है। तो आया समझ में कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो तो गारंटी नहीं है कि वो फिजिक्स की दृष्टि से भी करेक्ट होगी, वो फिजिक्स के नजरिए से भी करेक्ट होगी। दोनों एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। ये वाला किसका एग्जांपल बना? ये वाला ऐसी इक्वेशन का एग्जांपल बना जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, और हमने देखा फिजिक्स की दृष्टि से भी करेक्ट है, फिजिक्स की दृष्टि से भी करेक्ट है, ठीक है। ये ऐसा एग्जांपल बना, जबकि ये कैसा एग्जांपल बना? ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है डायमेंशंस के नजरिए से देखा जाए तो ये डायमेंशनली तो करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फिजिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो फिजिक्स की दृष्टि से ये अभी भी क्या है? ये अभी भी इनवैलिड है या फिर रॉन्ग है। तो मेरी बात आई समझ में सबको कि क्यों प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज नहीं किया जाता, क्यों इसको हमेशा नेगेटिव सेंस के अंदर यूज किया जाता है। किसी इक्वेशन को सही साबित करने के लिए यूज नहीं किया जाता, इक्वेशन को गलत साबित करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, इक्वेशन को गलत साबित करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। ये आपको आई होप इस एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग अबाउट दिस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता। तो यहां पर अगर आपको समय लगे ना, इस पोर्शन को अगर दोबारा भी देखने की जरूरत पड़े तो आप देखना, लेकिन इस बात को क्लियर करके ही आगे बढ़ना, वरना यहां से आगे आपको बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये आपको मैंने अच्छे से बता दिया कि क्यों इसको नेगेटिव सेंस में गलत प्रूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, सही प्रूव करने के लिए इसका यूज नहीं किया जाता,
ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। अब सर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो आपने बताई, इसका यूज क्या है? सिर्फ इतना ही कि कोई इक्वेशन हमें दी जाएगी और हम उसको गलत प्रूव कर देंगे? नहीं, इसके बहुत सारे यूसेज है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर बेस्ड। तो किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ये मैं आपको वन बाय वन बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन यहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस और यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी? ठीक है ना, द सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो सोचो, आप अगर डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर रहे हो, ठीक है, और आपको किसी इक्वेशन को डिराइव करना है, अभी मैं आपको करके भी बताऊंगा इक्वेशन को डिराइव। तो डिराइव करने के लिए आपके पास में सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई? पहली कंडीशन क्या हो गई? कंडीशन नंबर 1, अगर आप सच में डायमेंशंस का यूज करके डिराइव करना चाहते हो तो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि आपकी दो ही टर्म्स होनी चाहिए। जिस भी इक्वेशन को आप डिराइव करना चाहते हो, ठीक है ना, उस इक्वेशन के अंदर इट मस्ट हैव ओनली टू टर्म्स। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स होनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा हुई तो आप डायमेंशनली डिराइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि डायमेंशंस का मतलब होता है पावर, और पावर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ तब डिराइव करी जा सकती है जब इक्वेशन की दो ही टर्म्स हो, एक इक्वस टू के इधर और एक इक्वस टू के साइन के इधर। पावर्स का खेल तभी तक चलता है, जैसे प्लस माइनस आ गया, दो से ज्यादा टर्म्स हो गई, आप उस इक्वेशन को डिराइव नहीं कर पाओगे। तो आप देखो ऐसी कौन कौन सी इक्वेशन है इनमें से जो कि पहली कंडीशन को मीट नहीं करती। तो आप बोलोगे एक तो सर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इस कंडीशन को मीट नहीं करती। क्यों? हमने देखा ये एक टर्म हो गई और ये आपकी ओवरऑल सेकंड टर्म हो गई। फिर इस टर्म के अंदर ये एक टर्म हो गई और ये आपकी सेकंड टर्म हो गई, और दोनों प्लस के द्वारा सेपरेटेड है, दोनों प्लस के द्वारा सेपरेटेड। तो एक से ज्यादा टर्म्स हो गई भाई, इसको एक मानोगे, इसको दूसरी मानोगे, इसके अंदर घुसोगे तो फिर ये तीसरी और चौथी टर्म हो जाएगी। दो से ज्यादा टर्म्स होते ही आपकी इक्वेशन डायमेंशनल मेथड के द्वारा डिराइव नहीं की जा सकती। और इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन भी हमारी गलत हो गई। गलत नहीं हुई, मतलब हम इसको डायमेंशंस के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते। क्रॉस का मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि गलत है ये इक्वेशन, क्रॉस का मतलब है हम इसको डायमेंशंस के थ्रू डिराइव नहीं कर सकते क्योंकि ये पहली कंडीशन को मीट नहीं कर रही। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2, ठीक है, इक्वेशन should not have numeric constant, numeric constants। तुम्हारी जो भी इक्वेशन है ना, मान लो पहली कंडीशन को तो पूरा कर रही है, दूसरे कंडीशन पे फेल हो सकती है। हो सकता है उसके अंदर न्यूमेरिक कांस्टेंट हो, हाफ हो गया, 4 पाई हो गया, 6 पाई हो गया, ऐसे न्यूमेरिक कांस्टेंट हो। सर क्यों, इससे क्या दिक्कत होगी? तो याद करो, जब अपन डायमेंशंस के नजरिए से बात करते थे तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स को अपन क्या कर देते थे? नजरअंदाज। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो होते हैं उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, उनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स ही क्यों, आपको मैंने और भी कैटेगरीज बताई थी। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल्स बताए थे, ठीक है, कि मान लो अगर किसी इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंशियल्स है, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। मैंने आपको लॉग बताया था, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए थे, इनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। अगर ये सारी चीजें हैं किसी इक्वेशन के अंदर, उसको भी डायमेंशंस की मदद से डिराइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें डायमेंशंस के नजरिए से बात करने पर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ठीक है, तो जिसके अंदर सेकंड कंडीशन मीट ना हो रही हो वो भी हमारी डायमेंशंस के मेथड से डिराइव नहीं करी जा सकती। तो बेचारी ये लग रहा था हमें कि पॉसिबल आंसर हो सकता है, बट इसमें हाफ है और इस हाफ को डायमेंशंस के थ्रू डिराइव नहीं किया जा सकता, इसका मतलब ये भी क्रॉस हो गया। तो हम कौन सा वाला ऑप्शन टिक करके आएंगे? ऑल ऑफ
दीज, इन सारी की सारी इक्वेशंस को डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा डिड्यूस नहीं किया जा सकता. दीज कैन नॉट बी डिड्यूस्ड यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस. किनको किया जा सकता है वो एग्जाम्पल मैं बताता हूं. ठीक है, जैसे आप एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर आप वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हो, वेव्स प्रोड्यूस करते हो जो कि ट्रेवल करते हैं स्ट्रिंग के अंदर. तो वो जो स्ट्रिंग के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है वो इस फॉर्मूले के द्वारा दी जाती है, रूट टी डिवाइडेड बाय म्यू. टी यहां पर टेंशन है, टी यहां पर क्या है, टेंशन. ठीक है, टी यहां पर टेंशन है और म्यू क्या है यहां पर, म्यू यहां पर मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है. इसको आप डिराइव कर सकते हो, इसको आप डिराइव कर सकते हो. कैसे सर? एक तो इसके अंदर दो ही टर्म्स हैं, एक टर्म इधर की तरफ और एक टर्म इधर की तरफ, और दूसरा इसके अंदर कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, इसके अंदर कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है. तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको आप डिराइव कर सकते हो. इट कैन बी डिराइव्ड, इट कैन बी डिराइव्ड यूजिंग it can be derived using dimensions. इसको आप डायमेंशंस का यूज करके क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो. तो ये एक पॉजिटिव एग्जांपल हो गया. तो आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ऐसे सवाल मार्केट में बहुत घूमते हैं, तो अब आपके पकड़ में आ जाने चाहिए. दिस इज टाइप 1 ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सेकेंड टाइप पर चलते हैं अपन. दो फिजिकल क्वांटिटीज है, क्वांटिटीज ए एंड क्वांटिटीज बी, हैव डिफरेंट डायमेंशंस. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला डिफरेंट है. विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इज फिजिकली पॉसिबल. तो मैंने अभी अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको क्या बताया था कि अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन है जिसके अंदर मल्टीपल टर्म्स है, ठीक है, अगर हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड. वो क्या हो जाएगी, इनवैलिड. तो यहां पर देखो, आप यहां पर गौर से देखो कि इसके अंदर दो टर्म्स हैं. टर्म की पहचान क्या बताई थी, जो प्लस माइनस या इक्वल्स टू के साइन से सेपरेट हो. तो इसके अंदर दो टर्म्स है और क्लियरली सवाल में दिया हुआ है कि दोनों का डायमेंशन अलग अलग है. ए का डायमेंशन अलग, बी का डायमेंशन अलग. तो इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो गया, इस टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो गया. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन, ये इक्वेशन क्या हो गई, इनवैलिड हो गई. तो ये हमारा इनवैलिड हो गया. ठीक है, दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन इज इनवैलिड. व्हाई? दोनों टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं है. इसको देखो, a प्लस बी, यहां पर भी दो टर्म्स है. ठीक है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. यहां पर देखो, a टाइम्स 1 प्लस बी, तो 1 और b ये दो टर्म्स हो गई. क्यों? क्योंकि दोनों प्लस के द्वारा सेपरेटेड है, 1 और b. और b का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ठीक है जो भी है, और 1 जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है. 1 तो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता. तो यहां पर भी ये तो डायमेंशन लेस है और इसकी जो भी डायमेंशन है वो अलग है, कम से कम डायमेंशन लेस तो नहीं है. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी आपका हो गया गलत. ये तीनों इनवैलिड है. सिर्फ और सिर्फ एक ही वैलिड है आपका, ऑप्शन 1. ऑप्शन 1, ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर एक ही टर्म बन रही है. ये भाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो कब एक्ट करेगा, जब दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो, तब अपन चेक करेंगे ना कि सारी टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या नहीं. यहां पर तो एक ही टर्म बन रही है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है. तो इससे हमें ये समझ में आया कि आप डायमेंशनली देखें तो देखो बहुत अच्छी बात निकल के आती है कि आप सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी के साथ में ही जोड़ और घटा सकते हो. मतलब आप फोर्स की शादी फोर्स से ही कर सकते हो, आप वेलोसिटी की शादी वेलोसिटी से ही कर सकते हो, आप फोर्स की शादी वेलोसिटी से नहीं कर सकते. फोर्स और वेलोसिटी को आप ऐड नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां से निकल के आई है. ऐसे भी क्वेश्चंस आजकल मार्केट के अंदर घूम रहे हैं. इसका एक और काउंटर, मतलब उल्टा क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको जो कि आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है ना, उल्टा क्वेश्चन पूछा जा सकता है. कैसे ऐसा पूछा जा सकता है, इन
विच ऑफ द फॉलोइंग A and B must have same dimensions. ये देखो, ये भी एक बहुत इनोवेटिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। मैं आपको कुछ लिख रहा हूं, उनमें से आपको बताना है कि किसमें A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। तो मैंने ऑप्शन ए कहा आपको, A प्लस B। अब बोलोगे सर A और B को तभी जोड़ा जा सकता है जब A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। अभी अभी आपने बताया, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। B देखो, मैंने बोला A माइनस B, तो A और B को तभी घटाया जा सकता है जब A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो इसमें भी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी हो गया। मैंने बोला C e टू द पावर A अपॉन B। अब ये देखो, मैंने आपको बताया था ओवरऑल एक्सपोनेंशियल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, और एक्सपोनेंशियल में जो पावर होती है वो भी डायमेंशन लेस होती है। तो ये पावर आपकी डायमेंशन लेस कब होगी? कब होगी? जब A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में बताया था ना, सेम फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो हमेशा क्या होता है? डायमेंशन लेस। तो हमारी पावर डायमेंशन लेस कब होगी? जब आपका A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए। इसका मतलब इसमें भी A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है। ये देखो ऑप्शन डी देखो, मैंने लिखा log ऑफ A माइनस log ऑफ B। अब इसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ठीक है, तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको आप देखोगे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ, इसको ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ A डिवाइडेड बाय B, log ऑफ A डिवाइडेड बाय B। तो यहां पर भी log के अंदर जो भी चीज होती है वो हमेशा डायमेंशन लेस होती है। और ये वाली चीज डायमेंशन लेस कब होगी? जब A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो यहां पर भी A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी है, सेम। अगर अलग अलग हुआ तो ये चीज क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी। इनफैक्ट यहां तो आप ये भी कह सकते हो कि सर log के अंदर A है, log के अंदर B है, तो पक्का A और B जो है ये आपके डायमेंशन लेस होने चाहिए, दोनों के दोनों डायमेंशन लेस होने चाहिए। और फर्दर ये भी कह सकते हो आप यहां पर, ठीक है ना, जैसे मैंने कहा ऑप्शन ई, ठीक है, साइन ऑफ A अपॉन B, ये लिख दिया मैंने। तो इसके अंदर भी साइन के अंदर जो भी चीज होती है वो क्या होती है? वो डायमेंशन लेस होती है। तो A अपॉन B डायमेंशन लेस कब होगा? जब A का और B का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाए? सेम हो जाए। और यहां पर भी फिर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होना जरूरी हो गया। हाँ, अगर मैं ऐसा लिख दूं A अपॉन B लिख दिया मैंने, या फिर मैंने A इंटू B लिख दिया, ये परफेक्टली वैलिड है। क्यों? क्योंकि आप दो अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो तो आता है ना एक्सेलरेशन, किसने मना किया है नहीं कर सकते? वेलोसिटी को कर सकते हैं टाइम से डिवाइड। और दो अलग अलग डायमेंशन वाली क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे मास को एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है ना फोर्स, किसने मना किया? कर सकते हो। तो ये यहां पर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, यहां पर A और B का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस। हमसे क्या पूछा गया था? इन विच ऑफ द फॉलोइंग A एंड B मस्ट हैव सेम डायमेंशंस। किसमें सेम डायमेंशन होना जरूरी है? इसमें सेम होना जरूरी है, इसमें सेम होना जरूरी है, इसमें सेम, इसमें सेम, इसमें सेम, इसमें जरूरी नहीं है, इसलिए इसके आगे मैंने क्रॉस लगाया। तो ऐसे क्वेश्चन मार्केट में आजकल बहुत घूम रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन एनर्जी हैज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये थोड़ा वो डिराइव करने वाला आ गया, ठीक है।
वैसे तो अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार मैं प्रॉपर मेथड आपको बताता हूं कि हमें एनर्जी को किसकी टर्म्स में लिखना है। हमें एनर्जी को मोमेंटम, एरिया और टाइम, इसकी टर्म्स में लिखना है। तो कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा तो कोई ना कोई पावर्स होंगी। तो इसकी पावर में मान लेता हूं x होगी, इसकी पावर में मान लेता हूं y होगी, और इसकी पावर में मान लेता हूं z होगी। अब हमारा टास्क है x, y और z को फाइंड आउट करना। तो अगर ये जो इक्वेशन बनी ये वैलिड है, तो वैलिड इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला और इस साइड का ओवरऑल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हमने एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता ही है हमें, कितना होता है m1l2t-2। इस साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमें पता है। इस साइड का लिखते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1l1t-1, इसकी पावर हमें लगानी है x। एरिया का मतलब होता है L2, इसकी पावर हमें लगानी है y, और टाइम तो t है ही, इसकी पावर हमें लगानी है z। तो ओवरऑल कितना बना, ओवरऑल बना m की पावर x, यहां पर नहीं है m, यहां पर नहीं है, ठीक है। l को देखो, l की ओवरऑल पावर यहां से आ रही है x, यहां से आ रही है 2y, ठीक है। और t की पावर को देखो, t की पावर यहां से आ रही है -x और यहां से आ रही है +z। ऐसे आपकी ओवरऑल पावर्स बनी। अब आप कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर करोगे, यहां पर m की पावर 1 है और यहां पर m की पावर कितनी है, x है। तो एक तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो उन ऑप्शंस को काट दो जिसमें x की वैल्यू 1 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, ठीक है। फिर अपन चलते हैं टाइम की पावर को कंपेयर करते हैं। ये -2 है और यहां पर -x+z है। तो -x+z किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -2। x की जगह 1 रखेंगे तो -1+z किसके इक्वल हो जाना चाहिए, -2। ये 1 उधर जाएगा तो z कितना हो जाएगा, -2 + 1 मतलब -1 हो जाना चाहिए। तो अब उस ऑप्शन को काट दो जिसमें z -1 नहीं है, z -1 नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा आपका, ऑप्शन नंबर 4, जो कि करेक्ट होना चाहिए। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए ना तो आपको यही अप्रोच लगानी है, आपको सारी इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। हाँ, अभी आपकी तसल्ली के लिए मैं कर देता हूं कि जब आप इसको इससे कंपेयर करोगे, x + 2y को आप किससे कंपेयर करोगे, 2 से। x की वैल्यू रखी आपने कितनी, 1 + 2y = 2। 1 चला गया उधर तो 2y = कितना हो गया, 1। तो y कितना हो जाएगा आपका, 1/2 हो जाएगा। y कितना हो गया आपका, 1/2। एरिया की पावर कितनी आ गई, 1/2। तसल्ली के लिए कर लिया। बाकी अगर एग्जाम में आता तो हम सिर्फ एक एक वैल्यू निकालते जाते और ऑप्शंस एलिमिनेट करते चले जाते, इससे हमारा टाइम बचता, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आर 3 फंडामेंटल कांस्टेंट्स। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये वो बच्चा नहीं कर पाएगा जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता, क्योंकि वो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में ही खूब सारा टाइम वेस्ट कर देगा। इसलिए मैंने आपको याद करवाए हैं कि इनके फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको आप ध्यान ही रख लो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो हमें क्या बनाना है, लेंथ बनाना है, हमें लेंथ बनाना है। लेंथ बनाना है इसका मतलब m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0 बनाना है। किस किस को मिला के, h, c और g को मिला के, ठीक है। तो h जो है उसकी पावर हम मान लेते हैं x, c की पावर हम मान लेते हैं y और g की पावर हम मान लेते हैं z। अब हमारा टास्क है x, y और z को फाइंड आउट करना। h का मतलब क्या होता है, h का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो एनर्जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, या एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम भी आप लिख सकते हो। तो ये हो जाया करता था आपका m1l2t-1 हो जाया करता था, इसकी पावर हो गई x। c ये तो स्पीड है, स्पीड का मतलब होता है l1t-1, इसकी पावर हो गई y।
और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने बताया था इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, m-1 L3 एंड t-2 इसकी पावर हो गई z, इसकी पावर हो गई z। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप फटाफट कर जाओगे इस क्वेश्चन को, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका कि हाँ यार बहुत अच्छा हुआ कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला याद है। तो डायरेक्ट कर लो, यहां पर m की टोटल पावर्स कलेक्ट करते हैं, यहां से आ रही है कितनी x और यहां से आ रही है कितनी माइनस का z। l की टोटल पावर्स कलेक्ट करो, यहां से आ रही है 2x, यहां से आ रही है y और यहां से आ रही है 3z आ रही है, ठीक है। और इसको कलेक्ट करो, टाइम को कलेक्ट करो, टाइम की टोटल पावर्स कलेक्ट करो, यहां से आ रही है -x, यहां से आ रही है -y और यहां से आ रही है माइनस का 2z। ऐसे आपकी टोटल पावर्स आ जाएंगी। अब आप क्या कर सकते हो, इनको कंपेयर कर सकते हो। चलो कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन अपन कौन सा करेंगे, यहां पर m की पावर 0 है और यहां पर m की पावर x माइनस z है। इसका मतलब पक्का x माइनस z कितना होना चाहिए, 0। इसका मतलब x और z आपस में बराबर होना चाहिए, x और z आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा जिसमें h और g की पावर बराबर नहीं है वो ऑप्शन आप काट दो, जिसमें h और g की पावर बराबर नहीं है। तो देखो यहां पर नहीं है, यहां पर h की पावर है +½ और g नीचे है तो g की पावर है -½ तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। देखो यहां पर g की पावर है +½ और h की पावर नीचे है -3/2 का, वापस से हाफ करोगे तो -3/4। ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि h और g दोनों की पावर कितनी है, हाफ है। और ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है, h और g दोनों की पावर कितनी है, हाफ है। तो हमें ऑप्शन से ही पता चल गया कि h और g, ऑप्शन से हमें पता चल गया कि h और g दोनों की पावर बराबर है और दोनों की पावर कितनी है, हाफ है। कितना काम आसान हो गया सोचो, हमें पता पड़ गया कि x और z की वैल्यू कितनी है, हाफ है, ठीक है। अब कोई सा भी दूसरा कंपैरिजन कर लो यार, तुम इसको उठा लो, यहां पर टाइम की पावर 0 है और यहां पर टाइम की पावर -x -y -2z है। तो आप लिखोगे -x -y -2z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और x और z की वैल्यू हमारे पास में अच्छा माइनस अपन सब में से हटा देते हैं, तो x + y + 2z इज इक्वल टू 0 हो गया ना, माइनस सब में से हटा दिया आपने। अब x और z की वैल्यू रख दो, x की जगह रखा मैंने हाफ, y मुझे निकालना है और z की जगह भी रखा मैंने हाफ, इज इक्वल टू 0। 2 से 2 चला गया, 1 बचेगा, 1 + 1/2 3/2 बचेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी -3/2। मतलब c की पावर कितनी होनी चाहिए, -3/2 इस ऑप्शन के अंदर है। नीचे है ना c की पावर 3/2 नीचे, ऊपर ले जाओगे तो c की पावर -3/2 हो जाएगा। तो हमें पता पड़ गया कि यार ये वाला ऑप्शन भी गलत है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन 3 है। पूरी इक्वेशन सॉल्व करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ये मेन चीज है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। सवाल तो आप सीख गए कैसे करना है। और आगे चलो, ये सवाल भी पूछा जा चुका है। मेनली ये सवाल मैंने इसलिए लिया है सिखाने के पर्पज से कि कई बार है ना आपको जो क्वांटिटीज दी जाएंगी वो दिखने में डरावनी लगेंगी, तो वहां पर आपको क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। देखो मैं बताता हूं, इस सवाल में क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो हमें लेंथ बनाना है, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ दिस दिस एंड दिस। अब इसमें c से हमें डरने की जरूरत नहीं है, वेलोसिटी है L1 t - 1। g से भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। इसका भी डायमेंशन, ये थोड़ा डरावना लग रहा है कि और इसकी डायमेंशंस निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर चार्ज की डायमेंशन रखो, यहाँ पर कई बच्चे तो इसको कांस्टेंट ले लेंगे कि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, भाई ई कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है। बहुत सारे बच्चों ने गलती करी थी, बहुत सारे बच्चों ने इसको क्या ले लिया था, डायमेंशन लेस ले लिया था। नहीं, मैंने आपको बताया था न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, हर कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं होता। बहुत फंडामेंटल चीज है, ध्यान रखना। तो यहां पर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हमें इसकी और इसकी डायमेंशंस रखने की जरूरत नहीं है। हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि मान लो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। मैंने पूछा कूलम्ब्स लॉ लगा के बताओ कि फोर्स कितना होगा,
तो आप में से हर एक बच्चा बता देगा सर फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 मतलब ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहां से आपने थोड़ा दिमाग लगाया तो आपको पता पड़ गया कि अरे यार E²/4πε0 ये तो डायमेंशनली किसके इक्विवेलेंट है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब फोर्स का मतलब हो गया m1 L1 T-2 और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, तो कुल मिला के आ जाएगा m1 L3 एंड T-2, m1 L3 एंड T-2। आ रहा है सबको समझ में? ठीक है। और देखो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो मैंने आपको याद करवा ही रखा है, m-1 L3 और T-2। सिमिलैरिटी देख रहे हो कि यहां पर m की पावर -1 है और यहां पर m की पावर 1 है। देखो किसी ने बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन किया, बाकी सब सेम है, यहां पर भी L3, यहां पर भी L3, यहां पर भी T-2, यहां पर भी T-2। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसको, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर मैं ऐसे कर दूंगा कि मैंने G को और E²/4πε0 को मैंने अगर मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायमेंशनली देखा जाए तो m-1 से m1 कट जाएगा। और इतनी हिम्मत तुम्हें क्यों आई है, क्योंकि तुमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें खूब सारी ऐसी चीजें करी थी, आपने r और c को मल्टीप्लाई करा था, आपने l और r को डिवाइड किया था, तो थोड़ी बहुत हिम्मत है कि यार सर ने करवाया था, करके देखते हैं, इसलिए हमने करा है, इसको एक बार करके देखते हैं, थोड़ा लग रहा है कुछ बन रहा है, कुछ चीजें कट रही है, कुछ चीजें बन रही। तो ये बन जाएगा l की पावर 6 और t की पावर -4। क्या बन जाएगा, l की पावर 6, l की पावर 6 बन गया, ठीक है, l की पावर 6 और t की पावर -4 बन गया। m की पावर्स तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, ऐसा कुछ बन गया ये। और हमने देखा कि यार ऐसा कुछ ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, g इंटू E²/4πε0, यहां पर भी देगा g इंटू E²/4πε0, g इंटू E²/4πε0। अच्छा यहां पर पावर हाफ लगा रखी है, यहां पर भी पावर हाफ लगा रखी है, तो हम भी क्या करते हैं, पावर हाफ लगा देते हैं, इसके ऊपर पावर हाफ लगा देते हैं, देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस में ये दे रखा है, तो मैंने इसके ऊपर भी पावर क्या लगा दी, पावर हाफ लगा दी, तो थोड़ा और आसान हो गया। पावर हाफ का मतलब है 6 को हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, L3, और -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा, -2 बचेगा। और हमें क्या बनाना है, हमें लेंथ बनानी है। तो अगर मैं इसको L2 और T-2 से डिवाइड कर दूं तो सिर्फ क्या बचेगा, L बचेगा। यानी कि अगर मैं इसको पूरे को किससे डिवाइड कर दूं, स्पीड के स्क्वायर से, C² से डिवाइड कर दूं। C² से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया, L1 T-1 के स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड कर दूं, इधर भी कर देता हूं, L2 T-2 से डिवाइड कर दूं तो T-2 से T-2 कट जाएगा और अल्टीमेटली क्या बचेगा, लेंथ बचेगा, अल्टीमेटली लेंथ बचेगा। तो हमारा सही आंसर क्या आना चाहिए, 1/c², g इंटू E²/4πε0 की पावर हाफ, मतलब ऑप्शन 4 जो है हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो थोड़ा तिकड़म लगाना सीख जाओगे ना तुम, और ये सीख जाओगे, अभी हो सकता है शुरुआत में ना सीख पाओ, थोड़ा पेशेंस रखना, बट धीरे 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 सवाल करते। और इसीलिए मैं बोलता हूं बेटा डीपीपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और अब तो मैं एक नई चीज और अनाउंस करने जा रहा हूं, उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट करना होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल आप जरूर प्रैक्टिस करें, इससे आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है। तो डीपीपीस को आप जरूर ट्राई करना, मिलेंगे आपको ऐसे क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, अपन यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात कर लेते हैं कि सर यूनिट कन्वर्जन के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यूनिट कन्वर्जन का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उसकी लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो आपका पक्का सिस्टम 1 जो है उससे आप सिस्टम 2 में जाओगे। भाई सवाल में आपको कह रहा होगा कि ये एक सिस्टम है
इसमें फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू इतनी है, और ये आपका दूसरा सिस्टम है, इसमें फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी होगी। अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी सिखाऊंगा ये चीजें, ठीक है ना। तो पक्का जो भी यूनिट कन्वर्जन का सवाल होगा उसमें दो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। एक अमूमन तौर पर ऐसा ही सिस्टम होता है, ठीक है। अगर दो सिस्टम इन्वॉल्व हैं तो इसमें मास की यूनिट को कुछ माना जाता होगा, लेंथ की यूनिट को कुछ माना जाता होगा, और टाइम की यूनिट को कुछ माना जाता होगा। और इसके अंदर मास की यूनिट को कुछ माना जाता है, लेंथ की यूनिट को कुछ, और टाइम की यूनिट को कुछ माना जाता है, ठीक है ना। भाई एक सिस्टम, जैसे मान लो अपन एम के सिस्टम की बात करते हैं तो मास कितना होता है 1 किलोग्राम, और सीजीएस सिस्टम की बात करते हैं तो मास कितना होता है 1 ग्राम। तो अलग होंगे ना मास की यूनिट, ऐसे टाइम की यूनिट भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, ऐसे लेंथ की यूनिट भी अलग अलग हो सकती है, ठीक। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कन्वर्ट करने जा रहे हो, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कन्वर्ट करने जा रहे हो वो भी आपको मेंशन कर रखी होगी। और जैसे आपको फिजिकल क्वांटिटी मेंशन कर दी तो आपको उसकी डायमेंशंस भी पता पड़ जाएंगी, MALBTC, आपको डायमेंशंस भी पता पड़ गई। जैसे फिजिकल क्वांटिटी मेंशन हो गई आपको उसकी डायमेंशन भी पता हो गई, और उसकी आपको वैल्यू भी गिवन होगी कि जो भी आपका सिस्टम 1 है उसमें वैल्यू कितनी है, तो मान लो N1 है वैल्यू। तो सवाल की लैंग्वेज कुछ कुछ ऐसी बनेगी कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अपनों ने मान लिया डेंसिटी, फॉर एन एग्जांपल हमने मान लिया डेंसिटी, नहीं थोड़ा और अच्छा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सारी चीजें आ जाए। हमने मान लिया फोर्स, हमने मान लिया फोर्स, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन में मेंशन हो गया कि हमें फोर्स को कन्वर्ट करना है, तो हमें ए बी और सी की वैल्यू पता पड़ गई, क्योंकि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2। तो हमें पता पड़ गया ए कितना होगा 1, बी कितना होगा 1, और सी कितना हो जाएगा -2। हमें क्वेश्चन में कह रखा होगा कि 5 न्यूटन फोर्स को कन्वर्ट करो। हमें क्वेश्चन में क्या कह रखा होगा, 5 न्यूटन फोर्स को क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेकंड सिस्टम के अंदर। तो जैसे 5 न्यूटन पता चला, न्यूटन SI सिस्टम की यूनिट है, तो हमें पता पड़ गया कि M1 कितना हो जाएगा हमारा 1 किलोग्राम हो जाएगा, L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा, और T1 कितना हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा। तुरंत हमें सिस्टम 1 के बारे में पता पड़ गया। और इसको कन्वर्ट करना है into a new system, into a new system। और नया सिस्टम मान लो हमारा CGS सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है, CGS सिस्टम है अभी एग्जांपल के तौर पर, बाकी आपको स्पेसिफिकली भी दिया जा सकता है। तो जैसे हमें पता पड़ा कि हमारा नया सिस्टम है CGS, तो CGS में मास कितना होता है 1 ग्राम, 1 ग्राम, इसको आप 10⁻³ किलोग्राम भी लिख सकते हो। लेंथ कितनी होती है 1 सेंटीमीटर, इसको आप 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। और टाइम कितना होता है 1 सेकंड, तो इसको तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं। तो सवाल को इंटरप्रीट करना सीखो। सवाल में कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी दी होगी, उससे आपको डायमेंशंस पता पड़ जाएंगी। आपको जैसे उसकी वैल्यू दी जाएगी या मेंशन कर दिया जाएगा तो आपको सिस्टम 1 पता पड़ गया, और आपको वैल्यू भी पता पड़ गई। ये जो 5 आपको दे रखा है, ये जो 5 आपको दे रखा है, ये क्या है आपका, ये है आपका N1, ये है आपका N1। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वैल्यू इन न्यू सिस्टम कितनी होगी, वैल्यू इन न्यू सिस्टम कितनी होगी। तो वो हो जाएगी, मान लो N2 न्यू यूनिट्स के बराबर। नए सिस्टम में आपकी यूनिट भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो N2 कितना होगा, ये अक्सर सवाल में पूछा जाता है। तो N2 यूजिंग दिस फॉर्मूला आप निकाल सकते हो, N1 मल्टीप्लाइड बाय M1 डिवाइडेड बाय M2 की पावर A, L1 डिवाइडेड बाय L2 की पावर B, और T1 डिवाइडेड बाय T2 की पावर C। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया, तो याद करो पहला लेक्चर मैंने बताया था, वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, भले ही किसी भी सिस्टम में चले जाओ।
तो N2 और नए सिस्टम की यूनिट को हमने डायमेंशंस के थ्रू, और N1 और पुराने सिस्टम की डायमेंशंस, इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहीं से ये फॉर्मूला है। तो जैसे मान लो ये हमने जो एग्जांपल लिया है, इसके अंदर हमारा नए यूनिट्स मतलब सीजीएस के अंदर वैल्यू कितनी होगी अगर हमसे पूछा जाए, तो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते थे। कितनी हो जाएगी, तो N2 आ जाता हमारा N1, N1 कितना है हमारा 5 है, M1 1 डिवाइडेड बाय M2 10⁻³ किलोग्राम। इसकी पावर है A का मतलब हो गया 1, ठीक है। फिर आ जाते हैं L1, तो ये हो गया 1 मीटर, 10⁻² मीटर L2 हो गया, इसकी पावर भी 1 हो गई। और T की अगर अपन बात करें तो ये भी 1 सेकेंड था, ये भी 1 सेकेंड है, और इसकी पावर हो गई -2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो अल्टीमेटली आ जाएगा आपका 5 इंटू ये 10⁻³ ऊपर चला गया, 10⁻² है ऊपर चला गया, तो टोटल हो गया 10⁵। इतने न्यू यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, न्यू यूनिट्स के बराबर हो जाएगा। और सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होती है ना उसको डाइन बोला जाता है। तो आपका 5 न्यूटन जो है वो कितने डाइन्स के बराबर होता है, 5 इंटू 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है, ठीक है। सीजीएस सिस्टम के अंदर जो ये नई यूनिट बनती है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको डाइन बोला जाता है। तो अल्टीमेटली आपने पता लगा लिया कि 5 न्यूटन जो होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, वो 5 इंटू 10⁵ डाइन के इक्वल होता है। मतलब 1 न्यूटन किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 10⁵ डाइन के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्ट कर सकते हो। बी केयरफुल, सवाल में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है, दैट्स इट। इतना सा काम करना है आपको। मैं आपको एग्जांपल्स करवाता हूं। पहला एग्जांपल लो, 1 जूल ऑफ एनर्जी। तो जैसे हमने पढ़ा 1 जूल, तो हमें पता पड़ गया कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, एनर्जी, ठीक है। इंटरप्रीट करना सीखो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2। तो हमें पता पड़ गया A1 है, B2 है, और C कितना है, -2 है। चलो भाई 3 चीजें तो पता चल गई। साथ ही साथ में इसकी वैल्यू भी दे रखी है। तो N1 हमें कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। और जूल ये पढ़ के हमें पता पड़ गया कि सिस्टम 1 जो है वो कौन सा सिस्टम है आपका, सिस्टम 1 जो है वो आपका SI सिस्टम है। मतलब पक्का M1 कितना रहा होगा, 1 किलोग्राम रहा होगा। L1 कितना रहा होगा, 1 मीटर रहा होगा। और T1 कितना रहा होगा, 1 सेकेंड रहा होगा। खत्म। इतनी सी चीज पढ़ते ही 1 जूल ऑफ एनर्जी, अभी पूरा सवाल भी नहीं पढ़ा, इतनी सारी चीजें पता पड़ गई। हाँ, सवाल यूनिट कन्वर्जन का ये ऑलरेडी मुझे पता है, ठीक है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इनटू न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन 10 मीटर। तो जो हमारा नया सिस्टम है, जो हमारा सिस्टम 2 है, उसमें लेंथ को तो किसके इक्विवेलेंट माना गया है, 10 मीटर लेंथ की जो यूनिट है। मास 10 किलोग्राम, तो M2 हो गया 10 किलोग्राम के इक्विवेलेंट। और टाइम को माना गया है 1 मिनट, T2 हो गया 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स है ना, दोनों तरफ सेकेंड्स में ले आओ। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड्स। सारी चीजें आ गई। आपसे पूछा गया द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 जूल इन द न्यू सिस्टम, मतलब हमसे N2 पूछा गया। सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, N2 किसके इक्वल हो जाएगा, N1 जो कि यहां पर 1 है, टाइम्स M1 जो कि यहां पर 1 है, M2 जो कि यहां पर 10 है, इसकी पावर A मतलब 1। L1 जो कि यहां पर 1 है, L2 जो कि यहां पर 10 है, और इसकी पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। T1 जो कि यहां पर 1 है, T2 जो कि यहां पर 60 है, और इसकी पावर कितनी हो गई, -2 हो गई। इसको हमें सॉल्व करना है। तो N2 कितना आ जाएगा, N2 आ जाएगा आपका 1, तो ठीक है, ये हो जाएगा 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 10 का स्क्वायर करोगे तो 1/100, और यहाँ पे 1/60 की पावर -2 है, 60 की पावर -2 है, ऊपर ले जाओगे तो 60 की पावर +2 हो जाएगी। तो 60 का स्क्वायर हो जाएगा 3600, 00 से 00 गया, अल्टीमेटली कितना आ गया, 3.6 आ गया। कितना आ गया, 3.6 आ गया। या 3.6 को आप ऐसे लिख सकते हो,
3.6 को आप ऐसे लिख सकते हो 36 इंटू 10⁻⁻1, ये लिख सकते हो। तो हमें पता पड़ गया कि जो 1 जूल ऑफ एनर्जी है, 1 जूल ऑफ एनर्जी है, वो 36 इंटू 10⁻⁻1 न्यू यूनिट्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। ये हमें पता पड़ गया कि 1 जूल ऑफ एनर्जी 36 इंटू 10⁻⁻1 न्यू यूनिट्स के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी हैव कन्वर्टेड यूनिट्स। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा घुमाया गया है इस क्वेश्चन को। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी। तो जो हमारा नया सिस्टम है ना, उसके बारे में हमें जानकारी दे दी गई है कि भाई नए सिस्टम के अंदर लेंथ जो है वो तो कितनी ली गई है, 10 सेंटीमीटर ली गई है। मास जो है वो कितना लिया गया है, 10 ग्राम लिया गया है, ठीक है। और टाइम जो है वो कितना लिया गया है, 0.1 सेकंड के इक्विवेलेंट लिया गया है, नया सिस्टम जो तुम बना रहे हो, ठीक है। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू, और ऑप्शन देख के हमें पता चला न्यूटन, यानी कि पक्का पहला सिस्टम जो रहा होगा, सिस्टम 1 जो रहा होगा हमारा, सिस्टम 1 जो रहा होगा वो पक्का SI सिस्टम रहा होगा, वो पक्का SI सिस्टम रहा होगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि सर जरूरी थोड़ी ना है कि इसको हम सिस्टम 2 माने और SI को सिस्टम 1 माने, हमसे वैल्यू किस सिस्टम में पूछी गई है, SI सिस्टम में, तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि जो सीधा सीधा कहा गया है वो कर ले। हम इसको सिस्टम 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको मान लिया हमारा सिस्टम 1, और क्योंकि आंसर हमें SI सिस्टम में निकालना है तो उसको हमने मान लिया सिस्टम 2। तो अब की बार सिस्टम 1 कौन सा मान लिया गया है, ठीक है। तो मास हो गया आपका 10 ग्राम, लेंथ हो गई आपकी 10 सेंटीमीटर, और टाइम हो गया आपका 0.1 सेकंड। और हमें किस सिस्टम में ले जाना है इसको, हमें सिस्टम 2, मतलब ऑप्शन देख के पता चल गया SI सिस्टम में ले जाना है, SI सिस्टम में ले जाना है। तो SI सिस्टम में तो सबको पता ही है मास किसके इक्वल होता है, 1 किलोग्राम, मतलब 10⁻³ ग्राम, इधर भी ग्राम इधर भी ग्राम, रेशियो लेने में आसानी रहेगी। लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, मतलब 10⁻⁻² सेंटीमीटर, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, रेशियो लेने में आसानी रहेगी। और टाइम कितना होता है आपका, 1 सेकंड होता है, दोनों तरफ सेकंड है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। किस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, फोर्स को। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T-2। तो हमें पता पड़ गया A 1 होना चाहिए, B भी 1 होना चाहिए, और C जो है वो कितना हो जाना चाहिए, -2 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, यूनिट ऑफ फोर्स मतलब इस सिस्टम में, यूनिट मतलब एक यूनिट जो है इस सिस्टम में, मतलब हमारी जो वैल्यू है N1 वो हमें कितनी लेनी है, 1 न्यू यूनिट लेनी है। भाई इस सिस्टम में उसकी वैल्यू कितनी ली है हमने, 1 न्यू यूनिट ले ली, ठीक है। यही बोल रही है द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स मतलब एक नई यूनिट के बराबर जो फोर्स है वो SI सिस्टम में कितने न्यूटन के बराबर होगा, ये आपसे पूछा गया है। N2 कितना होगा ये आपसे पूछा गया, तो सीधा क्वेश्चन बन गया, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो N2 जो है वो कितना आ जाएगा, N1 मतलब 1, M1 मतलब 10 ग्राम, M2 मतलब 10 की पावर 3 ग्राम, इसकी पावर हो गई 1, L1 मतलब 10 सेंटीमीटर, L2 मतलब 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, इसकी पावर हो गई 1, और T 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, इसकी पावर हो गई -2। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा आपका 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, 10 से 10 की पावर 3 चला गया तो नीचे बच गया 100, ठीक है। 10 की पावर -2 ऊपर चला गया तो 10 की पावर +2 हो जाएगा, +2 और एक और 10 है, मतलब कुल मिला के ये हो जाएगा 1000, कुल मिला के हो जाएगा 1000। 0.1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकते हो,
10 की पावर -2 है, ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर +2 मतलब और फर्दर 100 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा आपका, अल्टीमेटली बचा 1000 मतलब 10⁻3। अल्टीमेटली बचा आपका, एक सेकंड कैलकुलेशन में अपन देख लेते हैं, m1 l1 t -2 10 सेंटीमीटर 1 मीटर मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। अच्छा ये 10⁻+2 सेंटीमीटर आएगा यार, ये थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दी ना। 1 मीटर जो होता है ना 10⁻2 सेंटीमीटर होता है ना, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, तभी इससे आंसर कैसे गलत है। चलो इसको थोड़ा करेक्ट करते हैं ना। अभी अगर ये लाइव क्लास होती तो बच्चे बता देते, ठीक है रिकॉर्ड, लेकिन चिंता मत करो, मैं क्लास बिल्कुल परफेक्ट डालता हूँ, ठीक है ना। कभी बाई चांस कोई छोटी मोटी मिस्टेक होगी वो पकड़ में आ जाती है। इससे तुम ये भी सीखो कि भाई सवाल में गलतियां कैसे पकड़ी जाए, ठीक है। हमने देखा यार हमारा जो आंसर है वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक बार दोबारा से देख लिया, यहां गलती पकड़ में आई। 1 मीटर को हमने 10⁻2 लिख दिया था गलती से, वो कितना आएगा, +2 आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भेजा पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है कि सर क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है, वो कर देंगे सर, कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगी, ठीक है। तो 10⁻2 हो गया। अब करो इसको सॉल्व, तो 10 नीचे 1000 तो क्या बचा, नीचे बच गया आपका 100 बच गया। 10 नीचे 100 तो नीचे आपका कितना बच गया, 10 बच गया। और ये 0.1 इसको 1/10 लिखेंगे, 10 की पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर +2 मतलब ऊपर चला जाएगा आपका 100। 100 से 100 कराएगा 1/10 यानी कि 0.1 न्यूटन। ये आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन 1 हो जाना चाहिए आपका करेक्ट, ऑप्शन 1 हो जाना चाहिए आपका करेक्ट। मतलब आपने ये पता लगा लिया कि एक नई यूनिट जो है, एक नई यूनिट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, वो 0.1 न्यूटन के इक्विवेलेंट है, ये आपने पता लगा लिया, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे बी केयरफुल, आपको किस सिस्टम से किस सिस्टम में जाना है, ठीक है, आपको सब कुछ सवाल बता देगा। अगेन डीपीपीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डीपीपीज में आप ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, आप अटकोगे उन क्वेश्चंस के अंदर, अटकोगे तो डाउट्स आएंगे, डाउट्स आपके जैसे जैसे रिजॉल्व होंगे वैसे वैसे आपके इस कॉन्सेप्ट्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी, इस हथियार की पेनिट्रेशन बढ़ती चली जाएगी, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज नोन एज डायमेंशंस। मैंने बताया था 3 पार्ट्स हैं, पहला डायमेंशंस, दूसरा एरर्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, और तीसरा इंस्ट्रूमेंट्स। तो डायमेंशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया 3 लेक्चर्स के अंदर। यू कैन एक्सपेक्ट कि 2 या 3 लेक्चर के अंदर हमारा एरर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, और 2 लेक्चर के अंदर हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।